हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का द बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है लेखपाल, इसके अलावा एसएससी सीपीओ या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत अच्छी कोशिश करूंगा आपको कि जिससे सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए, जिससे आप इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। अगर आप स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप पहले पूरी वीडियो देखें, अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खारा जल, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। खारा जल बोले, कठोर जल बोले या हार्ड वाटर बोले, एक ही बात है। और ये क्या होता है, इस जल में जो साबुन होता है वो अच्छा झाग नहीं बना पाता। खारे जल में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इसके अलावा सल्फेट और सल्फेट के साथ में क्लोराइड, इतनी चीज़ें जो हैं वो घुले रहते हैं। और जो कठोर जल है तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का जब तक पूर्ण रूप से अवक्षेपण नहीं हो पाता। अब अवक्षेपण क्या होता है, तो यहाँ पर अवक्षेपण को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे कि जब द्रव का जो विलयन है और जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो क्या होता है, वो ठोस में पूरी तरीके से बदल जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण होना। तो जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयन है, जब तक पूर्ण अवक्षेप नहीं हो जाता तब तक कठोर जल साबुन का झाग नहीं बनाता। तो कठोर जल पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने आदि के योग्य नहीं होता है। आई होप इस प्रश्न से जुड़े आपको सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बात करते हैं प्रशांतक क्या होता है। यहाँ पर आपने समझा होगा किसका प्रशांतक औषधि। तो यहाँ बात करते हैं प्रशांतक औषधि आखिर होती क्या चीज़ है। तो बात करते हैं प्रशांतक औषधि की। तो जो प्रशांतक औषधि होती है इसका प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। पहली बात तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं वो जो प्रशांतक औषधि कौन सी है, तो यहाँ पर प्रशांतक औषधि वैलियम है। क्या है? वैलियम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस पर अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो जो वैलियम होता है, यानी जो वैलियम होता है क्या है, ये प्रशांतक औषधि होता है। इसको अगर हम और इसकी डिटेल में जाते हैं तो हम बात करते हैं जो नर्वस एक्टिव ड्रग होते हैं, नर्वस एक्टिव ड्रग। अब ये नर्वस एक्टिव ड्रग क्या होते हैं, ये वो ड्रग होते हैं जो मनुष्य को विशेष समय पर दिए जाते हैं। इसे हम बोलते हैं तंत्रिका सक्रिय औषधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? तंत्रिका सक्रिय औषधि। ये दो प्रकार का होता है। इसका जो पहला प्रकार है वो है एनाल्जेसिक। आप लोग जब मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाते होंगे एनाल्जेसिक, तो आप जब आपने और मेडिकल स्टोर वाले से कभी दवाई मांगी होगी तो दर्द की दवा के रूप में आप देखेंगे
या तो वो डाइक्लोफिनेक देता है और या वो एनाल्जेसिक विशेष दर पर देता है, यानी जब विशेष दर्द होता है तो वो एनाल्जेसिक देता है। दूसरी बात हम करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रशांतक औषधि, यानी दूसरा पार्ट इसका क्या है, प्रशांतक औषधि, जिसके बारे में हम इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, प्रशांतक औषधि। तो जो तंत्रिका सक्रिय औषधि या नर्वस एक्टिव ड्रग है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रशांतक औषधि और एनाल्जेसिक, जो कि दर्द वगैरह में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैलियम नामक औषधि है, प्रश्न ऑप्शन डी, ये जो वैलियम नामक जो औषधि है इसे हम बोलते हैं प्रशांतक औषधि। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम मिलते हैं तो जाकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। और बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है ये, एक ये एंटीबायोटिक है जो कि विशेष प्रकार के रोगों से प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और बात करते हैं एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन क्या है, यहाँ पर ये जो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन जो फीवर वगैरह होता है, ये जो एस्पिरिन है जब फीवर वगैरह होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो इस तरीके के उपचार में एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में जो जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बताया और ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। अब बात करते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन, यह जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अब बात करते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो तत्व होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, वैसे तो तीन प्रकार से होते हैं लेकिन यहाँ बेसिकली मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में। चलिए मैं आपको तीनों बता देता हूँ। पहली चीज़ तो है जो धातु होती है जिसे हम बोलते हैं मेटल, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। एक होती है अधातु, एक होती है अधातु, और जो एक तीसरा मैंने आपको बताया इसे हम बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं इसे, उपधातु बोलते हैं, यानी मेटेलॉइड बोलते हैं ना। ये मेटल होता है ना तो पूर्ण रूप से मतलब जो है अधातु होता है। तो ये क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम बोलते हैं उपधातु। आई होप आपको ये बात तो समझ में आई होगी। तो जो ऋण विद्युतीय जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं, यानी नॉन मेटल होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन के बारे में, जो हमारा इस प्रश्न में आंसर है। तो बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं जो फ्लोरीन है इसकी खोज कब हुई थी। तो इस फ्लोरीन की खोज हुई थी सन 1886 ईस्वी में। कब हुई थी, 1886 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता थे हेनरी मोइसन, ये इसके खोजकर्ता थे। अब इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। फ्लोरीन का रंग क्या होता है, ये पीला होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और जो फ्लोरीन है ये भी क्या है, एक सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है ये, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल का मतलब हो गया अधातु। नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया, अधातु है। अब बात करते हैं धातु या अधातु क्या होती है। तो ऐसे तत्व जिनसे, ऐसा सब्सटेंस जिससे विद्युत पास हो जाए तो उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जिससे जो विद्युत अच्छी तरह से विद्युत को कंडक्ट कर सके। और अधातु होते इससे विद्युत या इलेक्ट्रिक पास नहीं हो पाती है। तो इलेक्ट्रिक ना पास हो पाए तो ऐसी धातु है, ऐसी जो सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं अधातु या नॉन मेटल। और जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है वो है फ्लोरीन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ब्रोमीन। तो इस ब्रोमीन की सबसे खास आदत क्या है, मतलब सबसे खासियत इसकी क्या है। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस ले लूँ। यहाँ पर बात करते हैं ब्रोमीन की।
तो इस ब्रोमीन के बारे में मैं बताऊं, ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, ऐसे तो नॉन मेटल है, यानी नॉन मेटल है, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है, अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड या तरल फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जैसे सॉलिड में, सॉरी जैसे मेटल में आपका जो ये पारा होता है, पारा, तो पारा क्या होता है? होता तो उसके अंदर जो भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी जो उसके गुण होते हैं पारा के, तो पारे के गुण ऐसे होते हैं जो कि धातु यानी मेटल के होते हैं। लेकिन पारा, जैसा कि आप थर्मामीटर में उसको टेम्परेचर नापने में यूज़ करते हैं, जो पारा टेम्परेचर में यूज़ करने के काम आता है, जैसा कि थर्मामीटर घर पे होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि जो मेटल होता है वो सॉलिड होता है, चमकदार होता है, और बाकी उसमें खनक की आवाज़ होती है, उसे हम बोलते हैं मेटल। लेकिन पारा एक ऐसा मेटल होता है या ऐसी एक धातु होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी तरीके से जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल ऐसी फॉर्म होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आप जानते ही क्या है, और सोडियम की, तो सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम क्या है? एक मेटल है। आई होप आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपको आंसर बता दूं, इसे हम बोलते हैं प्रस्वेदन। क्या बोलते हैं? प्रस्वेदन। प्रस्वेदन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप देखते हैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो वायु से नमी को सोख ले, वायु को नमी से सोखने के बाद वो पसीज जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रस्वेदन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रस्वेदन है, इसमें क्या होता है कि जब किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण के गुण को प्रस्वेदन कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे किसी प्रस्वेद्य पदार्थ मतलब जो पसीज सके, तो ऐसे पदार्थ क्या हैं? जैसे मैंने बात बताई आपको NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaCl2। अब यहाँ पर ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये निर्जल है, यानी ये सूखा हुआ है। और आपका MgCl2 का मतलब क्या होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सूखा हुआ है। ये सूखे हुए होते हैं और इनके अंदर जो गुण होते हैं वो पसीजने के या गीले होने के, वायु से नमी को सोखने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उच्छादन या अनावरण, अनावरण का मतलब होगा कि जब किसी का आवरण हटता है। आवरण क्या होता है कि किसी पर कोई पर्दा है या कोई ऐसी एक परत है, जैसे इन्वेलप है, ये किसी चीज़ से ढकी हुई है, तो वह जब आवरण उसका हटता है तो उसे हम बोलते हैं अनावरण। तो ये जो अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी जो अवशोषण करने के गुण को हम क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। और ये जो पदार्थ मैंने आपको बताए हैं इन्हें प्रस्वेद्य पदार्थ या प्रस्वेद्य जो सब्सटेंस कहते हैं, यानी ये पसज जाते हैं, वायु से नमी को सोख लेते हैं। तो आई होप आपको जितने भी फैक्ट मैंने आपको थे वो मैंने फैक्ट आपको बता दिए इस प्रश्न से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल को हम बोलते हैं HNO3। क्या बोलते हैं? HNO3, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल किस पर? सोना पर, Au को बोलते हैं सोना, सोने पर बेअसर होता है। और जो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? निकिल, Ni निकिल, Ag को हम बोलते हैं चांदी, Cu कॉपर और Zn जिंक, इन सब आदि धातुओं से क्रिया करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना। यानी इस पर ये प्रक्रिया इस पर क्या करता है? ये इस पर क्रिया नहीं करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो अग्नि दुर्घटना में सबसे अधिक जो तपिश पैदा करता है वह आपका ऑप्शन बी, पॉलीमर,
इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर है क्या चीज़। तो अगर हम बात करें पॉलीमर की तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल, तो जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो आपका होता है सेल्यूलोज, रबर, स्किन या त्वचा, रेशम, ठीक है, ये सारे नेचुरल या प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। और जो कृत्रिम पॉलीमर होते हैं तो जैसे पॉलीथीन और ये जो सिंथेटिक होता है ये क्या होता है, ये कृत्रिम पॉलीमर होता है। तो इस तरीके से आपका जो अग्नि दुर्घटना में क्या सबसे अधिक तपिश पैदा करता है, तो वो होता है पॉलीमर पैदा करता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, मैं उसको आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्शन बी पॉलीमर सबसे अधिक तपिश पैदा करता है। अग्नि दुर्घटना में पॉलीमर अधिक सबसे तपिश पैदा करता है, लेकिन जो अग्निशमन करता या जो अग्नि विरोधी जो कपड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो जो अग्नि विरोधी कपड़े या जो आग से सेफ्टी रखते हैं उस पूरे सूट को, उस पूरे ट्रैक को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नोमेक्स अथवा पॉलीबेंजीमिडाइजोल फाइबर PBI। और एक हेलमेट होता है, तो इसके उपयोग से हम क्या करते हैं, दुर्घटना से बच जाते हैं। और ये हमारा एक जो पूरा सूट होता है उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या नाम बताया मैंने आपको, इस नाम को आप याद रखिएगा, पॉलीबेंजीमिडाजोल, ये पूरा इसका नाम है। ये क्या होता है, एक फाइबर होता है, क्या होता है, ये फाइबर होता है और इसे शॉर्ट में बोलते हैं PBI। और इसके साथ एक हेलमेट का भी यूज़ किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, ये सूट होता है, पूरा एक ट्रैक होता है, जिससे क्या होता है कि जहाँ पर आग लगी होती है तो उस जगह पर ये सूट हमारी क्या करता है, सेफ्टी करता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% या 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलनशील नहीं होती। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय का मतलब सेम सब्जेक्ट में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो ये प्राप्त किए थे जॉन बर्दीन ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रश्न का सही आंसर है जॉन बर्दीन। जॉन बर्दीन क्या थे, जॉन बर्दीन एक भौतिक विज्ञानी थे। क्या थे, एक भौतिक विज्ञानी थे। भौतिक विज्ञानी के अलावा ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। क्या थे ये, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जॉन बर्दीन। अब बात करते हैं इन्होंने कब यह पुरस्कार जीता, तो 1956 में और 1972 में। 1972 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार 2 बार जीते, 1956 में और 1972 यानी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों, इससे पहला प्रश्न था कि सेम सब्जेक्ट यानी एक ही विषय में, और यहाँ पर विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार किसने जीते थे। तो ये पुरस्कार जीते थे ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने। किसने जीते थे, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी क्या थी, एक भौतिकविद थी और दूसरी ये रसायन शास्त्री थी। क्या थी, भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। तो इस प्रकार से 2 विषय थे जिनमें इन दोनों विषयों में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करते हैं रसायन शास्त्र में कब मिला था और भौतिकविद में कब मिला था, तो 1903 यानी 1903 में इन्हें भौतिकविद के लिए, भौतिकी के लिए, और 1911 में रसायन शास्त्र के लिए इन्हें ये 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है। तो जो फ्लोरीन है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ग्रुप 17 में और
पीरियड 2 में, ग्रुप 17 में और पीरियड 2 में रखा गया है। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 9। कितना होता है? 9 होता है। और यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। यह एक अधात्विक है, यानी नॉन मेटल है। नॉन मेटल यानी अधातु है। ये क्या है? एक अधातु है। इसके अलावा फ्लोरीन को पानी में जलाया जाए, यानी अगर फ्लोरीन को पानी में बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो ये क्या करता है? ये चमक पैदा करता है और चमक पैदा करने के साथ आग में जलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आवर्त सारणी के सब लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में है, तो ग्रुप 17 और पीरियड 2, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी ग्रुप 17 और पीरियड 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा है जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है। यानी दिए हुए जो समीकरण हैं, तो जल के निर्माण के लिए सबसे सही समीकरण कौन सा है? तो आप ऑप्शन डी को सबसे सही समीकरण के तौर पर देख सकते हैं। अगर इसकी व्याख्या करते हैं तो 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। आप जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु? तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिल करके H2O यानी जल का निर्माण होता है। यहाँ अगर कुछ अन्य तत्वों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो जो पानी का जो घनत्व होता है वो 999.97 kg पर मीटर क्यूब होता है, kg पर मीटर क्यूब। और बात करते हैं इसका क्वथनांक, यानी किस टेम्परेचर पर ये उबलता है, तो जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलता है। और इसका हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जल जो होता है वो जम जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जल से संबंधित जो भी फैक्ट थे, इसका क्या समीकरण है, इसका क्या घनत्व है और इसका हिमांक क्या है, इसका क्वथनांक क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी रहेगा। और इसे आवर्त सारणी 4th A में रखा गया है। और कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है या नॉन मेटल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं आपस में, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये देखना है। तो C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एल्केन। यहाँ पर एल्केन लिखा है, जबकि इसको हम एल्केन बोलते हैं, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। एल्केन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर जो C2H6 एल्केन के हाइड्रोकार्बन है, और यह क्या है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बात करते हैं इसके अगर स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एल्केन होता है वह सिंगल बॉन्ड से बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड से बनेगा और इन सिंगल बॉन्ड के साथ C तो है, मैंने आपको बताया था कार्बन और हाइड्रोजन,
तो C के साथ इसके सिंगल बॉन्ड से हम हाइड्रोजन को इसके साथ में बांधेंगे। तो C2H6 का जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 तो C2 और 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यह हाइड्रोकार्बन का जो चेन स्ट्रक्चर है, और इसे हम बोलते हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन। C2H6 को क्या बोलते हैं? एल्केन हाइड्रोकार्बन। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे हम बोलते हैं जिससे मेथेन, इसे हम क्या बोलते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये जितने भी हैं आप देख रहे हैं एन की साउंड आ रहा है, तो एन में क्या होता है? ब्यूटेन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी एल्केन के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें एन करके साउंड आ रहा है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एक ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देने की कोशिश की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, या ये क्या कहलाता है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गलनांक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है गलनांक। निश्चित ताप पर ठोस यानी सॉलिड का आपके लिक्विड में चेंज करना या द्रव में चेंज होना या बदलना गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। तो और निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना गलन कहलाता है, और निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पर बात करते हैं गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेथेन इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन गैस पाई जाती है। अब बात करते हैं गोबर गैस में मेथेन गैस होती है तो कितने प्रतिशत होती है? क्या 100%? तो नहीं, गोबर गैस में मेथेन की 75% मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, और 75% जो मात्रा होती वो मेथेन की होती है गोबर गैस में। इसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ी सी कि गोबर गैस बनती कैसे है। तो जो वेस्टेज होता है, जो भी वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को एक प्रोसेस के तहत गोबर गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें 75% मात्रा मेथेन की होती है और गोबर गैस हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर मेथेन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे सभी फैक्ट बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, विशेष करके एसएससी, लेखपाल, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं, और ऐसे वनडे एग्ज़ाम जैसे रेलवे वगैरह हो गया, जो वनडे एग्ज़ाम है, एक दिन के एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस आती है, तो ये वीडियो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस सभी वीडियो को बार बार देखा करें, पेन लेकर के बैठे सारे फैक्ट नोट किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों संग शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।